Good morning, everyone. This is Vikas here. We are going to study the topic that is ray diagram of concave lens. Last class we have discussed the topic convex lens के बारे में. हमने सारे टॉपिक को कंप्लीट किया है. आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे कॉन्केव लेंस के बारे में. पहला कंडीशन है कि व्हेन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहां पे होने वाला है, इंफिनिटी पे. अब एक चीज और जानना है आपको कि जो कॉन्केव लेंस है वो डाइवर्जिंग लेंस कहलाता है और जो कॉन्वेक्स लेंस है वो आपका कन्वर्जिंग लेंस होता है. तो इसमें लाइट एक जगह कन्वर्ज नहीं होगा, डाइवर्ज होगा. तो सबसे पहला कंडीशन को हम ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे कि लाइन क्या है आपका, कि सर जब ऑब्जेक्ट आपका कहां पे, इंफिनिटी पे. सबसे पहले लेंस को ड्रॉ किया, ये आपका हो गया ऑप्टिकल सेंटर. इधर आपका F2 चलेगा, इधर आपका 2 टाइम्स ऑफ F2, पीछे के तरफ F1 और इधर बनेगा 2 टाइम्स ऑफ F1. अब बात ये आती है कि ऑब्जेक्ट आपका इंफिनिटी पे है. ऑब्जेक्ट कहां पे, इंफिनिटी पे. यदि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे तो आपको कोई दो पैरेलल लाइन दिखाना है. हम क्या करते हैं, इस बार एक लाइन ऊपर से पास करवाएंगे और एक लाइन नीचे से, क्योंकि इंफिनिटी पे है, बहुत दूर है. तो दूर का मतलब ये हुआ कि जो रे आ रही है वो हमें पैरेलल ही दिखाई देगी. और जैसे ही एंटर करेगा यहाँ पे तो ये डाइवर्ट हो जाएगा. यहाँ पे एंटर किया तो ये डाइवर्ट हो गया. तो ये लाइन ऑफ रे या फिर जो लाइन डाइवर्ट हुआ है, बेंड हुआ है, डाइवर्ट होने के बाद वो क्या होगा, हम इसको डॉटेड लाइन से पीछे की तरफ रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे. ये आपका F1 पे आके मिलेगा. सिमिलर ये भी इधर की तरफ मिलेगा F1 के जगह पे. और दोनों पॉइंट कहां मीट कर रहे हैं, सर F1 की जगह पे. तो आपको इमेज कहां बनेगा, F1 में. तो इसके बारे में जल्दी से लिखते हैं कि पहला कि सर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट और इमेज के बारे में बताइए आप. तो इसके बारे में क्या होगा, पहला फर्स्ट नंबर लिखना कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी एंड सेकेंड image at F1 focus. Second number that is nature में पहला बोलोगे आप कि यदि हम डॉटेड लाइन से दिखा रहे हैं तो कौन सा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट. और इसका सेकेंड पार्ट जानना है कि इमेज कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट के साथ डिमनिश. हाईली डिमनिश लिखना ज्यादा बेटर है. हाईली डिमनिश, बहुत ज्यादा छोटा. ये आपका फर्स्ट कंडीशन था जो हमें कॉन्केव लेंस के बारे में जानना है. इसके अलावा एक और इसका रे डायग्राम होगा कि ऑब्जेक्ट को हम कहीं भी प्लेस कर सकते हैं बिफोर द लेंस के पहले, कहीं भी. आपकी इच्छा है, अब यहाँ रख लो, कहीं भी, और उसका इमेज हमेशा छोटा ही बनेगा. और कैसा बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट. ओके, अब हम बात करेंगे केस नंबर 2. पहला कंडीशन तो हो गया. दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ लेंस, कॉन्केव लेंस के सामने कहीं भी रख दो. तो चलो पहले हम लेंस ड्रॉ करते हैं. सबसे पहले हम लेंस ड्रॉ करते हैं. ये आपका हो गया कॉन्केव लेंस. उसके बाद जो लाइन पास होगा उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस. ये आपका ऑप्टिकल सेंटर, ये आपका F1, ये आपका 2 टाइम्स ऑफ F1, इधर आएगा F2 और इधर 2 टाइम्स ऑफ F2. आपने ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा है, जैसे मान लो कि मैं कह रहा हूं ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे है, इस जगह पे. थोड़ा छोटा लेते हैं, रे डायग्राम बनाने में इजी होगा. पहला लाइन गया पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, तो डाइवर्ट होने के बाद ये उधर चला गया. और दूसरा पास कराते हैं हम ऑप्टिकल सेंटर से, क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर से सीधा ही जाएगा. तो दूसरा हो गया ऑप्टिकल सेंटर. अच्छा, पीछे वाला जो लाइन है उसको मीट करवाते हैं बाय द हेल्प ऑफ डॉटेड लाइन. और डॉटेड लाइन ये बताने की कोशिश कर रहा है कि इमेज कैसा होगा, इमेजिनरी. इसका नाम रखना AB और इमेज का नाम रखना A', B'. बात क्लियर है. इमेज आप देख पा रहे होंगे कि इमेज कैसा बन रहा है, छोटा इमेज, डिमनिश कहते हैं इसे. तो इनके पोजीशन के बारे में डिस्कस कर लो आप कि सर व्हाट आर द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज. तो पहला नाम लिखना आप कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बोलोगे इन फ्रंट ऑफ लेंस, और दूसरा इमेज के बारे में
दूसरा इमेज के बारे में, तो इमेज के बारे में लिखना है कि इन फ्रंट ऑफ लेंस, लेंस के पहले ही बनेगा। और सेकेंड नंबर नेचर के बारे में, नेचर के बारे में तो पहला लिखोगे फर्स्ट नंबर में कि सर वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और बी नंबर लिखना है आपको, बी नंबर लिखना है कि इमेज हमेशा छोटा बनेगा, छोटा बनेगा। अच्छा, अभी के क्लास में आपको कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी दिख रहा होगा। सिमिलैरिटी का इन द सेंस होगा कि कॉन्केव या सॉरी मिरर और लेंस में कुछ ना कुछ ऐसा सिमिलैरिटी है रे डायग्राम में जो आपको मदद करेगा आपके पेपर में, आपके समझने में, आपके एजुकेशन में। कहने की कोशिश ये कर रहा हूं मैं कि जितना भी कॉन्केव मिरर में आपने पढ़ा था, कॉन्केव मिरर के जितने भी आपने रे डायग्राम पढ़ा है 5-6 सारे, वो सारा रे डायग्राम रिपीट हुआ कहाँ पे? कॉन्वेक्स लेंस में 6 हुआ। और फिर वही आपने जो कॉन्वेक्स मिरर में पढ़ा है वो सारा रिपीट कहाँ हुआ है? कॉन्केव लेंस में। तो ये यदि आपको रे डायग्राम मिरर का ज्यादा समझ में आया है तो इसमें कोई डिफिकल्ट टास्क है नहीं। बात क्लियर है? और एक बार फिर से मैं रिपीट करूंगा इन द रेफरेंस ऑफ रे डायग्राम के बिहाफ में कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन नंबर 5 है जब ऑब्जेक्ट आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है, किसमें? कॉन्केव मिरर या कॉन्वेक्स लेंस में। ऑब्जेक्ट को रखा जाता है कहाँ? पोल और फोकस के बीच में, या फिर कह सकते हो लेंस में कि ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में। यदि वहां पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज हमेशा हाईली इनलार्ज, और दूसरा कि वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो आपके पेपर से रिलेटेड बहुत बार पूछा गया है। ओके, अब हम क्लास में अगले कुछ सेकेंड्स में हम बात करेंगे कि लेंस फॉर्मूला क्या होता है, इसका मैग्निफिकेशन कैसे निकालते हैं, और एक दो न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने के बाद फिर हम अगले क्लास में आपसे मिलेंगे एक बेहतरीन कुछ क्वेश्चंस के साथ जो आपको बेहतर बनाने की कोशिश करेगा। ओके क्लासेस, वी आर जस्ट अबाउट टू एंड द चैप्टर। हम इस चैप्टर को अब एक टॉपिक में या एक लेक्चर के बाद हम खत्म करने पे हैं। तो अभी के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज लेंस फार्मूला। आपने मिरर फार्मूला पढ़ा होगा एक, बोलोगे हाँ जी आप तो बता रखे थे कि मिरर फार्मूला है क्या? 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस ऑफ 1/u। इसी का नाम पड़ा था मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला के जैसा सिमिलर है लेंस फार्मूला, लेकिन अंतर क्या है सर? फिर यदि सिमिलर है तो दोनों का नाम क्यों अलग अलग दिया गया है? कुछ अंतर ये है कि यदि आप बात करोगे लेंस फार्मूला में, जिसका फार्मूला होता है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v एंड माइनस ऑफ 1/u। जो बीच में वहां प्लस हो रहा था यहाँ पे क्या होगा? माइनस। बस इतना ही अंतर है दोनों के फार्मूले में। यदि आपको दोनों फार्मूला रिलेट कर पा रहे हो तो याद करने का बड़ा अच्छा सा तरीका है कि सर मिरर में हमेशा प्लस लेते हैं और लेंस में माइनस लेते हैं, बाकी बस सब चीज सेम है। उसके बाद बात करते हैं हम मैग्निफिकेशन। उसके बाद ही टॉपिक आया था मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन क्या है? मैग्निफिकेशन क्या है कि सर m इज इक्वल्स टू v/u इज इक्वल्स टू hi/ho। अपने मिरर वाले फॉर्मूले में वहां पे माइनस v/u लिया था, लेंस वाले में माइनस लेना ही नहीं है, लेंस वाले में माइनस नहीं लेना है। बात क्लियर है? ये दो फॉर्मूला है जो आपको बेहतर बनाएगा न्यूमेरिकल क्वेश्चन में इन द रिस्पेक्ट ऑफ लेंस के रिस्पेक्ट में। और जो मिरर के रिस्पेक्ट में था उसमें फॉर्मूले थोड़े चेंज है, लेकिन दोनों ही बिल्कुल सिमिलर आस्किंग ऑफ क्वेश्चंस बिल्कुल एक जैसा होने वाला है। अब एक चीज हमें यहाँ जानना है, एक चीज हमें यहाँ समझना है कि सर ये जो फॉर्मूले हैं हमें समझ कैसे आएगा कि कब सा या कौन से क्वेश्चन में किस टाइप का फॉर्मूला हमें यूज करना है। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले आपको मिरर और लेंस का डिफरेंस समझना पड़ेगा। कभी कभार क्वेश्चन में डायरेक्टली लिख के नहीं आएगा कॉन्केव मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्केव लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। कभी कभी ये पूछ लेगा कि वी हैव गिवन अ लेंस दैट इज डाइवर्जिंग। आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि एक ऐसा लेंस हमने लिया है जो डाइवर्जिंग है, और आपको पता ही नहीं है कि डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं किसे। डाइवर्जिंग लेंस कौन सा लेंस होता है? डाइवर्जिंग होता है कॉन्केव लेंस। यदि आपको दोनों का मीनिंग नहीं पता, दोनों का सिमिलर वर्ड नहीं पता है, तो फिर वहां दिक्कत होने की चांसेस ज्यादा है। और देखो मिरर या लेंस का नाम हमें इसलिए जानना चाहिए, क्योंकि ये नाम ही आपको बताएगा कि किस टाइप का साइन कन्वेंशन होने वाला है, किस टाइप का साइन कन्वेंशन होने वाला है। साइन कन्वेंशन इन द सेंस कि साइन क्या प्लस का लगेगा या फिर माइनस का लगेगा। यदि प्लस का लगेगा या माइनस का लगेगा, एक सिंगल साइन आपके आंसर को चेंज कर सकता है, पूरा वैल्यू को अलग ही ला सकता है। ये इतना क्षमता है दोनों के साइन में।
तो साइन कन्वेंशन आपको आना चाहिए, और साइन कन्वेंशन आता किससे है? नेम ऑफ ऑप्टिकल डिवाइस से, नेम ऑफ ऑप्टिकल डिवाइस से। मान लो आपको ऑप्टिकल डिवाइस के बारे में अच्छा नॉलेज ही नहीं है, इसके बारे में आपको डीप नॉलेज नहीं है, या फिर इसके बारे में आपको अच्छा समझ नहीं है कि किस टाइप के मिरर को, किस टाइप के लेंस को हम क्या नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले इस नाम को मैं अभी जस्ट एक फ्लो में लिखूंगा कि कौन सा लेंस, कौन से मिरर को दूसरा नाम क्या है, और उसके बाद फिर हम साइन कन्वेंशन लास्ट के क्लास में डिस्कस करेंगे। और फिर अगले क्लास में, दैट इज इन लेक्चर नंबर 11 या 12 में हम बात करेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन, कुछ 10-12 क्वेश्चन कराएंगे, और फिर हम इस चैप्टर को एंड करेंगे। और इस चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि आपने इस चैप्टर को पहले पढ़ा 7 में, फिर पढ़ा 8 में, फिर हमने पढ़ा अभी 10th में, फिर इसी चैप्टर को फिर से रिपीट किया जाएगा 12th में। तो ये चैप्टर अपने आप में बहुत ज्यादा महत्व रखता है, इसीलिए पूरे लेक्चर को बिल्कुल अच्छे से देखना है आपको, एक एक चीज को कंसंट्रेट करना है। यदि इस सब चीजों को आप देख पाते हो, समझ सकते हो, तो फिर आपकी इस चैप्टर पे कमांड भी बढ़िया होगा, और इस क्वेश्चन को या इनके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे बिल्कुल बेटर होता जाएगा आपका। ओके, अब हम कुछ कुछ सिमिलर वर्ड्स के बारे में जानते हैं, कुछ नाम के बारे में जानते हैं। जैसा मिरर जब पढ़ना शुरू किया था तो पहला मैंने आपसे डिस्कस किया था कॉनकेव मिरर के बारे में। तो कॉनकेव मिरर को हम दूसरे नाम से या सिमिलर नाम से जानते हैं, जिसका नाम है कन्वर्जिंग मिरर, या कभी कभी ये लिख के आ सकता है कि इनलार्ज फॉर्मेशन ऑफ मिरर, इनलार्ज इमेज फॉर्मेशन मिरर। बात क्लियर है? बात क्लियर है? ये आपका आ गया कॉनकेव के बारे में। बात करते हैं हम कॉन्वेक्स में। तो कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है? सर ये लाइट को डाइवर्ज करता है, तो इसीलिए इसका नाम कहते हैं हम डाइवर्जिंग मिरर। और ये इमेज छोटा बनाता है, तो इसका नाम क्या पड़ेगा? डिमिनिश इमेज फॉर्मेशन मिरर। तीसरा लेंस के बारे में बात करते हैं। लेंस में इसका नाम ही चेंज हो जाएगा जी, कॉनकेव लेंस का नाम पड़ जाता है डाइवर्जिंग लेंस। और एट लास्ट हम बात करेंगे कॉन्वेक्स लेंस के बारे में। तो बोलोगे सर इसको कहते हैं हम कन्वर्जिंग लेंस। बात समझ में आ रही है? तो कभी कभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन में डायरेक्टली ये वर्ड ना दिया हो, तो यदि ये वर्ड भी कहीं यूज किया गया है तो वहां समझना है किस टाइप का लेंस, किस टाइप का मिरर गिवन है क्वेश्चन में। यदि ये चीजें समझ में आया तो फिर आपका रे डायग्राम, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, साइन कन्वेंशन कभी भी दिक्कत होने की चांसेस ना के बराबर है। बड़ा इंपॉर्टेंट है इसके दोनों नाम और इसके सारे कंडीशन। मैं अभी तक के क्लास में ये डिस्कस कर पा रहा हूँ जो आपके सामने, वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि सर लाइट चैप्टर सबसे पहले मैंने शुरू किया है यूट्यूब चैनल में, और एज अ टीचर मैं कह सकता हूँ कि जब से मैंने अपना करियर शुरू किया है, सबसे पहला लेक्चर क्लास 10th का मैंने लाइट से ही शुरू किया। लाइट चैप्टर ही ऐसा है जो आपको आपके इन्वायरमेंट से जोड़ के रखने की कोशिश करता है, आपके सराउंडिंग्स को ये बताने की कोशिश करता है कि अधिकतर जो फेनोमेना है वो लाइट ही देती है। सोचने वाली बात है, जब मैं क्लास कभी 8-9 में जब मैं डिस्कस करता हूँ लाइट के बारे में, तो मैं एक एक चीज बताता हूँ कि आप कौन सा ऐसा फेनोमेना बता सकते हो मुझे जिसमें लाइट का रोल नहीं है। केवल फिजिक्स की बात नहीं कर रहा मैं, इवन बायो में जो आप शुरू करते हो कि सर ऑटोट्रॉपिक पढ़ाते हैं क्लास वाले, ऑटोट्रॉपिक पढ़ाते हैं, हेटरोट्रॉपिक पढ़ाते हैं, फिर होलोजोइक क्या कई अलग अलग नाम आपने सुना होगा बायो में। लेकिन बात ये बताओ कि जहां से शुरू होता है ऑटोट्रॉपिक, क्या बिना लाइट का पॉसिबिलिटी है? वो नहीं, प्रेजेंस ऑफ लाइट ही बताती है कि कितना ज्यादा उसका महत्व है। कोई आदमी सरवाइव कर रहा है, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ लाइट। यदि लाइट का एब्सेंस हो गया 1, 2, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, या आपके आसपास लाइट है ही नहीं, तो कोई चीज अस्तित्व नहीं हो सकता, कोई चीज भी नहीं, केवल आर्टिफिशियल के अलावा कह सकता हूं मैं। ये बात समझ में आ रही है? तो लाइट चैप्टर इसीलिए अपने आप में बहुत ज्यादा मान्य रखता है। हमें 10th में तो केवल 2 फेनोमेना पढ़ाया गया है कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, इसके कई डाइवर्स फेनोमेना है। क्लास 10th में हम पढ़ेंगे ह्यूमन आई चैप्टर, जिसमें बताएंगे कि अधिकतर जो फेनोमेना आप देखते हो, चाहे आप रेनबो की बात करो, सनसेट का, सनराइज का, इवन कई फेनोमेना, वो सारा डिपेंड करता है, सारा रिलेट करता है लाइट से।
यदि एब्सेंस ऑफ लाइट हुआ तो नथिंग इज पॉसिबल ऑन द अर्थ फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनी ह्यूमन बॉडी और एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? लाइट। इसीलिए लाइट चैप्टर को बिल्कुल फोकस करके पढ़ना है, बड़ा इंटरेस्टिंग के साथ, और बड़ा ऐसा लगना चाहिए कि हम अपने लाइफ के बारे में पढ़ रहे हैं। लगना नहीं चाहिए कि हम बुक के सिलेबस को कवर करते जा रहे हैं। एक मैं अभी कुछ दिनों के पहले कोई टीचर से, कई बच्चों से मैं सुना हूं कि सर जो आप पढ़ाते हो रे डायग्राम, साइन थीटा, कॉस थीटा, ये सब चीजें वो यूज कहाँ है लाइफ में? अभी 1-2 दिन पहले मैं मैथ का क्लास ले रहा था, उसमें बता रहा था मैं a+b का होल स्क्वायर, तो 7वीं 8वीं के बच्चे रिकॉल करते हैं मुझे कि सर a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला का यूज कहाँ है, कहाँ यूज करते हैं? बेटे a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम यूज करना लाइफ में सीखे या ना सीखे वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो फॉर्मूले को कितने तरीके से हमने यूटिलाइज करा है, वो आपकी एफिशिएंसी यूज करने का जो आपका धैर्य था, जो तरीका था, एक ही क्वेश्चन को 10 बार कराया गया है, वो जो आपको मेहनत करवाया गया ना, वो मेहनत आपको लाइफ में यूज किया जाएगा। तो इसीलिए किसी चीज को, चाहे साइन थीटा हो, कॉस थीटा हो, ट्रिग्नोमेट्री का कोई रूल हो, कोई फिजिक्स का है, कुछ केमिस्ट्री का है, वो आपको लाइफ के स्ट्रगल्स को बताती है कि यदि आप इस एज में इतना चीजें सीखने की क्षमता रखते हो तो जब आपकी बुद्धि धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, क्योंकि कोई चीज सीख रहे हो ना तो ये चीजें एक्सपेंड हो रहा है। एक्सपेंड का इन द सेंस कि आपकी बुद्धि में कुछ ना कुछ नया चीजें आने की इच्छा रख रही है, और इच्छा ही आपको बेहतर बनाता है। तो इन सब चीजों को देखने के लिए, समझने के लिए आपको हर एक चीज को कवर करते हुए चलना है। ये सोचना ही नहीं है क्या करवा रहे अल्फा बीटा साइन थीटा कॉस थीटा, ये सभी चीज आपके लाइफ को बिल्कुल एक अच्छे राह पे ले जाने के लिए प्रेरित करता है, और मेहनत करने के लिए आपको बार बार ये सिखाता है कि जो चीज हम भूल सकते हैं उसे रिमेंबर कैसे किया जा सकता है। यदि रिमेंबर करने की क्षमता अच्छी है तभी जाके आपको कभी ना कभी ऐसा लगेगा कि ये काम मुझसे हो सकता है, अदरवाइज आप जिंदगी में होपलेस होने के कगार पे आ जाओगे कभी ना कभी। इसीलिए आप बेहतर बनने के लिए हर एक चीज को कवर करते जाओ जो आपके सिलेबस को अप्रोच करती है। थैंक यू एवरीवन once again, and I will meet you tomorrow in the next lecture of having the sign convention and some numerical questions, very important, that can be asked in the board or your CBSE paper or your school exam paper। ये सारी चीजों में जो क्वेश्चन रिपीट होता है, इन सारे क्वेश्चन के साथ आपसे मैं मिलूंगा अगले लेक्चर के लिए। थैंक यू so much, and just subscribe my channel for